हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक प्रश्न मेरे को बार बार फेस करना पड़ता है। लोग कहने लगते हैं कि आप नेपाल के राजनीति में इतना दिलचस्पी लेते हैं, इतना समय देते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, एक्टिविज़म करते हैं, डिजिटल एक्टिविज़म कहते हैं, तो आप वापस जा ही क्यों ही नहीं लौट जाते, वहाँ ही क्यों जाके राजनीति नहीं करते हैं? और बहुत लोग वो कमेंट करेंगे, जो मतलब मेरे परिचय के बाहर के लोग, कि अमेरिकामा बसेर सिंहदरबार हल्लाउन खोज्नेहरू और मिरर इमेज उसका काठमाडौँ में बसेर व्हाइट हाउस हल्लाउन खोज्नेहरू, कि बंदा बैठा रहेगा काठमांडू में और न्यूज़ पढ़ेगा। न्यूज़ तो अभी ऑनलाइन सबका सब जगह पहुंच जाता है, तो वहीं से कमेंट मारता रहेगा, वहीं से डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसाइज करता रहेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, जो बाइडेन का। तो लोग कमेंट करेंगे, अपना करना, वो उसको हम वाक स्वतंत्रता मानते हैं, उसको हम कोई पर्सनली लेते भी नहीं हैं। लेकिन अगर एक प्रश्न है तो उसका जवाब ये है कि 2-3 लेयर जवाब है। पहली बात है कि नेपाल की राजनीति में किसी भी जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य से कम मैं योगदान दे रहा हूं, या जनमत जसपा के केंद्रीय सदस्य से किसी भी से मैंने कम योगदान पहले दिया, वैसा मेरे को नहीं लगता है। या उस समय के सद्भावना पार्टी तो बगैर पद लिए, मैं तो न पद मांग रहा हूँ न कुछ, तो बगैर पद लिए इसको देखिए, गाड़ी लेके आ गया, तो बगैर पद लिए डिजिटल एक्टिविज्म, ये डिजिटल रास्ते से जो अपना योगदान है वो तो दे ही रहा हूँ। दूसरी बात है, जिस तरह आप जब तक अपने गांव में रहते हैं, जनकपुर बड़े रहते हैं, उस समय तक ये मधेसी मुद्दा नहीं दिखता है, लेकिन जब जनकपुर से काठमांडू जाते हैं तो लगता है कि नहीं, ये मेरा मधेसी पहचान है, और उसके आधार पर ये ऑलमोस्ट लाइक ये रंग भेद कहिए, सीखे तो रंग भेद ही कहते हैं, या जो कहिए, जो भेदभाव है वो सेकेंड क्लास सिटीजनशिप। लेकिन वो वहीं तक रास्ता नहीं है जनकपुर से। लेकिन उसी का जो बहुत मैंने एमएलए वाले को कहते हुए सुना है कि आपको जनकपुर से काठमांडू जाना पड़ा, लेकिन जो आप ही के गांव के लोग हैं, जो आप ही के शहर के लोग हैं, जो वहीं पर हैं, जिनको काठमांडू तक है ना, काठमांडू जाना वो दूर की बात है, वो उनके क्षमता से बाहर की बात है, तो उनको असमानता महसूस करने के लिए गांव छोड़ना ही नहीं पड़ता है। जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, जो महिला लोग हैं, तो उनको तो गांव छोड़ के, जनकपुर छोड़ के काठमांडू जाना ही नहीं पड़ता है। आपके गांव में ही उसको असमानता महसूस हो जाती है। तो ऐसे कहने वाले लोग हैं, और मैं उनकी बात तो सुनता हूँ, लोकतंत्र में सबकी बात सुनना चाहिए, और मैं उनकी बात मानता भी हूँ। लेकिन उसका एक होता है कि हाँ, पहाड़ी पूर्वाग्रह से वैसा बोलना कि तुम मधेसी अधिकार का बात मत करो, तो उसको तो मैं तुरंत मात दूंगा तर्क से। लेकिन राजनीतिक पक्ष ये है कि पहाड़ के गांव में भी तो वही स्थिति है। ये दलित वाली बात, महिला वाली बात वहाँ नहीं है, गरीबी रेखा मुनि वाली बात वहाँ नहीं है। मैं नेपाल में भ्रष्टाचार का सख्त विरोधी इसलिए हूँ कि पहाड़ में जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनकी तौहीन हो रही है, इसीलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे से। भ्रष्टाचार समाप्ति नहीं होगी तो गरीबी समाप्ति नहीं होगी, तो हमें तो उनकी भी चिंता है। तो जिस तरह आप जनकपुर से काठमांडू जाएंगे तो लगेगा ओ मधेसी, हम मधेसी हैं और हमें हक अधिकार अभी नहीं मिला है। वो
रोज़ के बोली वचन व्यवहार में दिखता है, वो अपमान वाली भाषा। उसी तरह एक अगला कदम है काठमांडू से न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क मैं न्यूयॉर्क नहीं कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क का मतलब मॉस्को भी हो सकता है, मतलब बाहर, लेकिन न्यूयॉर्क मैं इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया का राजधानी न्यूयॉर्क है इसलिए। तो वहाँ जाइएगा तो क्या मधेसी, क्या पहाड़ी, उतना ही नहीं, क्या नेपाली, क्या बंगाली, क्या भारतीय, सबको फील होता है कि नहीं ये दुनिया में गोरा लोगों का शासन है। आप यूएन में लीजिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में, वर्ल्ड बैंक में लीजिए, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में लीजिए, तो पावर विश्व जो पावर स्ट्रक्चर है विश्व में, तो उसमें लगता है कि देशी लोगों का वजन कम कर दिया गया है, जो कि न्याय संगत बात नहीं है। तो उसी मधेसी को जब जनकपुर से काठमांडू गया तो जो संघर्ष करने की ज़रूरत महसूस हुई, तो काठमांडू से जब न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो उसमें मैं उपेंद्र महतो को भी गिनता हूं। वो बहुत पैसा कमा चुके थे, किसी को मालूम नहीं है, कोई कहते हैं $1 बिलियन, कोई कहते हैं क्या, लेकिन मान के चलिए विनोद चौधरी और वो बराबर है, नहीं बराबर है तो नज़दीक में है, तो बहुत हुआ ना। वो तो किसी भी मायने में बहुत पैसा हुआ कमाना। लेकिन उनको लगा कि मैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर जाता हूं तो जब ये नेपाली पासपोर्ट निकालता हूं, बस वो हाल बेहाल कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। महात्मा गांधी को जो दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन पर जो हुआ, वो उपेंद्र महतो को कोई एक एयरपोर्ट पर नहीं हुआ, बहुत एयरपोर्ट पर हुआ, प्रत्येक एयरपोर्ट पर हुआ। तो उनको लगा नो, ये पैसा कमाने से नहीं होता है, वो जो सम्मान जो कहते हैं डिग्निटी, वो नहीं होता है। तो उन्होंने नॉन रेजिडेंट नेपाली एसोसिएशन संगठन लॉन्च किया। लेकिन वो राजनीतिक आदमी नहीं है, राइट। वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स पैदा हो गया और उसकी अपनी महत्व है। नेपाल में आर्थिक क्रांति करने के लिए एक ज़रूरी रोल वो संगठन अदा करेगी और शुरुआती कदम चल रही है, कर रही है। वो कुछ भी नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। और एक संगठन जो बन गया है तो उसका एक मैसेजिंग, लीडरशिप, पॉलिटिकल मैसेजिंग वो तो करना होगा, तब ना होगा। लेकिन उपेंद्र महतो महात्मा गांधी नहीं है। मधेश के राजनीतिक संघर्ष में वो सदा से गायब रहे हैं। NRNA में अब संस्थापक ही मधेसी, लेकिन वो संगठन जो है सो मधेसी अधिकार के पक्ष में कभी बोली नहीं है। तो अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। वो बिजनेसमैन आदमी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स खड़ा कर लिए। उनको महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन पर बेइज्जती हुई तो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया इंडिया में। उपेंद्र महतो का दुनिया के प्रत्येक एयरपोर्ट पर बेइज्जती हुआ तो उन्होंने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुरू कर दिया। तो अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। तो जो लोग मेरे को कहते रहते हैं कि आप नेपाल ही आ जाओ, नेपाल में राजनीति करो, तो मेरे को कहना है कि जनकपुर से काठमांडू जाते हैं तो आपको जो ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं मधेश आंदोलन करना होगा, मधेश को अधिकार दिलाना होगा, तो काठमांडू से जब तक आप न्यूयॉर्क आएंगे तो वही बात ग्लोबल लेवल पर वो बात आपको ज़रूरत महसूस होगी। तो वहाँ पर भी संघर्ष करने के लिए मेरे जैसे को लोगों की ज़रूरत है। तो लेकिन मैं नेपाल में गायब तो नहीं हूँ, डिजिटल रास्ते से पहुँच रहा हूँ। लेकिन इसको अधूरा मत छोड़िए। संपूर्ण समानता, संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण समृद्धि, उसका एक ग्लोबल डायमेंशन भी है और उसमें भी मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ वैकेशन मना रहा हूँ या कोई लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लाइफस्टाइल तो क्या है, अमेरिकन ड्रीम कहते हैं घर और गाड़ी। ये पुराना डेफिनेशन है अमेरिका में कि अमेरिकन ड्रीम के मतलब आप अपना एक घर खरीदिए और एक गाड़ी खरीदिए तो अमेरिकन ड्रीम पूरा हो गया। तो मेरा न घर है न गाड़ी है। ये नहीं कि मैंने नेपाल छोड़ दिया, अमेरिका चले गया और अपना लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, तो नहीं। इसका मतलब मैं नाखुश हूँ, नहीं, मैं एकदम बहुत खुश हूँ। क्योंकि खुशी जो होती है, हैप्पीनेस, वो भीतर से आता है, बाहर से नहीं।
तो मैं बहुत खुश हूँ, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ में मैं बहुत खुश रहा हूँ। तो उसी मधेसी को जब काठमांडू से न्यूयॉर्क तक आना पड़ता है तो फील होता है कि नहीं, मेरा एक देसी आइडेंटिटी है, देसी आइडेंटिटी, देसी एज इन साउथ एशियन। तो उस देसी को विश्व स्तर पर भी स्थापित करने के लिए कुछ लोगों को, कुछ नहीं बहुत लोगों को और सभी लोगों को हम तो चाहेंगे कि नेपाल में ऐसे राष्ट्राध्यक्ष आवे कि वो उस ग्लोबल संघर्ष में भी शामिल हो जाए। तो अपने में मारकाट में लगे रहते हैं, अब अपने में भ्रष्टाचार करते रहते हैं, तो क्या करेगा वैसा जो खुद, वो तो नेपाल में ऐसी स्थिति है, भ्रष्टाचार का इतना खराब स्थिति है कि कब किधर विदेशी किधर से क्या हमको मैनिपुलेट करने के लिए पैसा वगैरह देता, तो उस धुंध में लगे हुए रहते हैं। तो क्या वो डिग्निटी के लिए काम करेंगे, समानता और डिग्निटी के लिए। तो मेरा तो रहता है कि जो ग्लोबल डायमेंशन है उसके लिए नेपाल से, इंडिया से, सभी जगह से ऐसे राष्ट्राध्यक्ष सब आवे जो कि ग्लोबल स्तर पर भी जो संघर्ष चल रहा है वो भी पॉलिटिकल संघर्ष ही हुआ। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सभी को रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा। तो रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए अगर इफ़ ऑल डेमोक्रेसी क्या है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल। तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटेड इक्वल का मतलब 1 पर्सन 1 वोट। तो 1 पर्सन 1 वोट के आधार पर अगर आप विश्व सरकार का निर्माण करेंगे तो क्या होगा, वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ तो क्या है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध की विजेता लोगों ने स्थापित किया हुआ संस्था है वो। तो बिल्कुल अनइक्वल है। 5 वीटो पावर किसके पास है? इंडिया है भी नहीं उसमें। तो वो भी एक संघर्ष है, उस पर भी काम करना होगा और साथ में करना होगा। ये नहीं कि पहले ये करो उसके बाद वो करो, ऐसा नहीं है। नेपाल में ही है, आप पहले मैं भ्रष्टाचार के मुद्दा को समाधान करूंगा, उसके बाद आर्थिक विकास करूंगा, वो ऑप्शन है आपके पास? नहीं ना है। वो तो दोनों करना होगा, आर्थिक प्रगति करना होगा, भ्रष्टाचार के मुद्दा को पर काम करना होगा और मधेश के लिए जो संविधान चाहिए वो भी उसके लिए आप संशोधन करिएगा कि निर्माण करिएगा फिर से, वो भी करना होगा, सब करना होगा। ये देखिए हरियाली, गाछ वृक्ष, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे, इससे अच्छा तो मेरे गांव में है, आपके गांव में भी होगा। तो जो है उसको अप्रिशिएट करिए। अभी मेरे को बहुत मिस क्या होता है, तो अपने गांव घर में, तो हम शहर में भी हुआ करता, लोग घर के पीछे थोड़ा गार्डन बनाए हुए, वहीं पर अपना सब्जी उपजाते हैं और कभी कभी जाके जैसे बारी से गोभी ला के बना के खाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो वो मेरे को बहुत मिस होता है। तो जिनको अभी वो उपलब्ध है उसको कृपया अप्रिशिएट करिए कि वो बहुत बड़ी बात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपोस्ट मल से बिना कोई फर्टिलाइजर के, और मेन बात है रेफ्रिजरेशन। कहीं भी उगा हुआ हो लेकिन उसको 1 महीना रेफ्रिजरेशन करके आप लाइएगा, तो उसको आप बेचिएगा, तो हम खरीदेंगे तो खाएंगे, तो उतना मज़ा नहीं आता। तो अगर आपको ताज़ा ताज़ी तरकारी मिल जाता है कि हाँ अभी का अभी हार्वेस्टिंग को है सुबह को और हम अभी खा रहे हैं, तो अगर आपको वो उपलब्ध है, आप कहीं भी हो, ये वीडियो सुनने वाले कहीं भी हो सकते हैं, अगर आपको वो उपलब्ध है तो उसको कृपया अप्रिशिएट करिए, वो बहुत बड़ी बात है। साफ हवा,
अगर आपको साफ़ हवा मिल जाता है सूंघने के लिए, पीने के लिए साफ़ पानी, स्वच्छ पानी, भरपूर मात्रा में पानी मिल जाता है तो उसको अप्रिशिएट करिए। एक दूसरी बात, मेरे बचपन में मेरे गांव में क्या है, वो तो बिजली तो था नहीं, तो हम लोग कहते थे अविकसित गांव इसलिए बिजली नहीं है। अब अप्रिशिएट होता है कि सूर्यास्त के बाद अंधेरा हुआ कि बस छत पर जाकर ऊपर देखिए, आकाश में तारे सब दिखेंगे, राइट। तो मैं आई यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो कौन ले जाएगा अपने से, रात को ऊपर अंधेरे में तारे तो कहीं से भी दिखेंगे, कहीं भी चले जाओ तारे दिखेंगे, वो तो मेरे से कौन छीन लेगा। लेकिन छीन लिया। यूएस में लाइट पोल्यूशन इतना है, वो बड़े शहर के बात ही छोड़ दीजिए, न्यूयॉर्क शहर में आप आंख ऊपर उठाइए, रात को नहीं दिखेगा, तारा नहीं दिखेगा, एक भी नहीं। उसको कहते हैं लाइट पोल्यूशन।